फ्रेंड्स वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने 27 यूनिट लगभग पूरा कर लिया था, केवल एक टॉपिक रह गया था विच इज़ टेक्निक्स यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो 3 मेथड्स हमें दे रखे हैं वो है फंड फ्लो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस, सॉरी, ठीक है। तो फंड फ्लो एनालिसिस जो होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि आपने जैसे मान लीजिए अगर कोई बोरोअर है, ठीक है, उसने कोई आपको जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है कि कैसे फंड्स फ्लो हो रहा है उस रिगार्डिंग जो पूरा स्टेटमेंट होता है, अगर वो आपको नहीं सबमिट किया है बैंक्स को, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा कि लास्ट जो उनकी बैलेंस शीट होगी उसके थ्रू ये फंड फ्लो एनालिसिस बनाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जैसे होगा उस हिसाब से बना के करता है, ठीक है। उतना पॉपुलर नहीं है, यूज़ होता है लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस सेकेंड होता है। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, इसमें आपका जैसे जो पहला दे रखा है उसमें क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका जो भी डेटा है, जो भी आइटम्स आपको दे रखे हैं आप लिख लेते हो, उसके बाद उनका परसेंटेज लिखते हो, ठीक है। किसके प्रीवियस फिगर्स को भी इंक्लूड करते हो आप, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, परसेंटेज वाइज लिखते हो आप सारा, ठीक है। तो अब इसको कहाँ, जैसे इसके लिए किस में यूज़ किया जाता है, ट्रेंड्स ऑफ सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पीवीटी, पैट एक्सेट्रा, इन सब के लिए निकालते हो ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते हो तो परसेंटेज में लिख देते हैं उसको कि 23% हुआ या इसमें 25% डिक्रीज हुआ, ऐसे करके इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसमें जैसे आपके जो भी आइटम्स दिए होते हैं, ठीक है, वो भी वैसे ही करते हैं कि 1 आइटम का परसेंटेज टर्म में लेते हैं, ठीक है। वेरियस आइटम्स टू 1 आइटम इन परसेंटेज टर्म्स। कैसे, देखो, आप कंजम्पशन कर रहे हो रॉ मटेरियल का, इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स फॉर डिफरेंट ईयर एंड कंपैरिजन ऑफ दीज फिगर गिव इंडिकेशन इन ऑफ ट्रेंड एफिशिएंसी, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आप ऑयल की बात कर रहे हो, ऑयल आपने खरीदा, ठीक है, अब आपने क्या किया, ऐसे तो ऑयल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2018, 2019, 2020 ऐसे करके आपने ईयर वाइज उसके परसेंटेज लिख लिए, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया ना, आपने एक आइटम लिया सारे आइटम्स में और वेरियस टाइम पीरियड के लिए उसका बना दिया, ठीक है। तो वो एक चीज़ जैसे बात हो रही है कि डिफरेंट ईयर्स में आपने कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। बहुत जगह होता है जहाँ पे डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स की डेटा देखना पड़ता है, ठीक है ना। हमने कहते हैं कि इतना, जैसे पॉपुलेशन वाइज ले लो, इतनी पॉपुलेशन थी, ठीक है, या आपका इतना कंजम्पशन पहले इस साल था, फिर इसके बाद हर साल का कंजम्पशन कितना हो रहा है पूरी पॉपुलेशन का। तो बहुत सी जगह पे ये भी चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो होता है ना, वो बैंकर्स का फेवरेट होता है। बैंकर्स जो भी चीज़ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं, जनरेट करते हैं, उसमें जिस टाइप से भी जो सारे रेशियोज निकलते हैं, जितना करंट और असेट्स और लाइबिलिटीज़ वो निकालते हैं, वो सब इसी के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे वैसे देखिए मैं बता दूं, ये जो रेशियो एनालिसिस है इसका एक पूरा चैप्टर है जेआईबी में, ठीक है। तो वो वीडियो मैं आपको इसके बाद, अब सारे मैं जेआईबी के ही वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो फिर वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे उसमें सारा, आप उसमें डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें इतना डिटेलिंग के साथ नहीं है, इसमें केवल फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं जेआईबी में आपको, ठीक है। जैसे आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप डायरेक्ट डेप्थ इक्विटी रेशियो निकाल लोगे, आपको इसमें डेप्थ इक्विटी रेशियो या फिर आपका जो करंट एसिड रेशियो होता है ये आपको निकालना नहीं है। मतलब पेपर में आपसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका एसिड रेशियो निकाल के दो, पेपर में आपको न्यूमेरिकल होंगे, आपको एसिड रेशियो निकाल के उसको किसी और वैल्यू में यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके जेआईबी सीआईबी दोनों में काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्या दे रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो के थ्रू ना, आप कैसे कौन कौन से होते हैं इसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ओपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है एनपीएम, ठीक है। ये दोनों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपका ईबीआईटी दे रखा होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। मीन्स आप देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अर्निंग आपने इंटरेस्ट और टैक्स भरने से पहले की हैं, वो अर्निंग को आप क्या करते हो, उसको क्या डिवाइड कर देते हो, किससे, नेट प्रॉफिट से, ठीक है, बाय द नेट सेल से, ठीक है। मीन्स जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ईबीआईटी प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये जो हुआ इसको आप डिवाइड कर देते हो नेट सेल से, तो हमको क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जो हमारा होता है ना वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अगर ईबीआईटी प्लस नेट सेल्स आप डिवाइड कर दोगे नेट सेल्स से, ठीक है, इससे जब कर दोगे ना तो आपको आएगा, ठीक है। एक ये है और एक ये रहा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप जब करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मिल जाएंगे। अब इसके बाद क्या होता है, हम लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, आपका कितना लिक्विडिटी है, ठीक है, उसको जब आप निकालना चाहते हो ना तो आप इसके लिए यूज़ करते हो। करंट रेशियो होता है, एसिड टेस्ट रेशियो होता है, क्विक रेशियो भी बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो को, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, जो
आपका करंट असेट्स होते हैं उनको आप टोटल करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हो। मतलब करंट रेशियो के लिए आप टोटल करंट असेट्स को टोटल करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करते हो तो हमको करंट रेशियो मिल जाता है, ठीक है। और अगर इसी में आपने जो आपका करंट असेट्स हैं, ठीक है, मतलब अभी देखो करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो में डिफरेंस समझिए आप। करंट जो रेशियो है उसमें आप टोटल जितने भी आपके पास असेट्स हैं, मतलब टोटल असेट्स प्लस डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज होता है। लेकिन जो आपका क्विक रेशियो होता है या एसिड टेस्ट रेशियो होता है उसमें आप क्या करते हो, जो आपके करंट असेट्स हैं, ठीक है, उनको डिवाइड करते हो आप टोटल लायबिलिटी से, ठीक है ना। तो वो चीज़ होती है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है पेपर में आपको, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी रेशियो हो गया आपके। अब कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो क्या होते हैं आपका, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो इसके अंदर में आता है। इसमें क्या करते हैं, आउटसाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को जो होता है ना उसका टोटल, मतलब टोटल आउटसाइड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी टू नेट वर्थ ऑफ एन एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो भी नेटवर्थ होता है उसके साथ करते हैं। बैंकर्स आर अवर्स टू हाई डेप्थ रेशियो एज इट इज नॉट ओनली रिप्रेजेंट हाई बोरोइंग्स इन रिलेशन टू ओन फंड्स बट ऑल्सो अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। जो डेप्थ इक्विटी रेशियो होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है एक तो कि कितनी बोरोइंग हो रही है और जो आपकी वायबिलिटी होती है, मतलब जो आपका जैसे जिस इनकम वगैरह की बात हो रही है तो जो वायबिलिटी होती है उसको भी एंटरप्राइजेस में पता करता है, ठीक है ना। जैसे आपने अगर कोई चीज़ दी उसकी दोबारा, जैसे मान लीजिए कोई लोन दिया उसके थ्रू दोबारा आपको कोई इनकम हो रही है या कोई चीज़ आपने ऐसे काम किया जिससे और इनकम बढ़ रही है, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेप्थ इक्विटी रेशियो, ठीक है ना। आपको अंदाज़ा लगता है कि कितना डेप्थ चाह रहा है, कितना क्या हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, जो आपकी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म की उसको आप डिवाइड कर देते हो टेंजिबल नेटवर्थ से, ठीक है ना, ये चीज़। अब देखते हैं, चलिए बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स है ना वो तो मैं आपको जो जेआईबी के वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी उसी में बता दूंगी, आप उसमें से जाके सारा एक एक समझ सकते हो, उसमें एक एक न्यूमेरिकल के साथ मैं 30 बार समझा दूंगी, ठीक है। अब रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। इस ये जो टॉपिक, ये जो पॉइंट दे रखा है इसके अंडर में ये दो आते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आईसीआर के लिए जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है आप डिवाइड कर देते हो ईबीआईटी को आपके टोटल इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म में बोरोइंग में मिल रहा है आपको, ठीक है, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग को से आप डिवाइड कर दोगे ईबीआईटी को, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो निकाल रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपका टोटल कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिशिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को आप डिवाइड कर देते हो टोटल रिपेमेंट ऑब्लिगेशन से। टोटल पेमेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है आपका, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। मीन्स इसका टोटल करके आप इसके टोटल से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है, ऐसे होता है। बाकी देखिए अभी मैं इसको आपका थर्टिकल समझा रही हूँ, आप थर्टिकल समझ लो एक बार, फिर जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें मैं करते टाइम आपको एक एक चीज़ दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल्स तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगी ना सीआईबी के, तो उसमें ये भी पॉइंट ढंग से समझा दूंगी, भले ही जीआईबी के वीडियोज़ में आपको अलग से दूंगी, ठीक है। टर्नओवर रेशियोज़ क्या होते हैं, एक तो पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसमें आप इन्वेंट्री का अंदाज़ा लगाते हो, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब आपको देखो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री पता चलती है, और अगर जैसे इसमें क्या करते हैं, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं जो सोल्ड हुई हैं उसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देते हो, आपको पता चल जाता है। अगर ये हायर रेशियो आता है तो आपका मीन्स है कि जो मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। एक होता है डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डेप्टर टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, आप क्रेडिट सेल्स जो होते हैं ना उसको डिवाइड कर देते हो एवरेज डेप्टर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। तो जब आप क्रेडिट सेल को इससे डिवाइड करते हो तो आपको एक डेप्टर टर्नओवर रेशियो मिलता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि अगर ये हायर होता है तो आप फास्टर कलेक्शन ऑफ डेप्ट कर रहे हो, ठीक है ना, फास्टर कलेक्शन हो रहा है डेप्ट का, ठीक है। तो इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है ना, मतलब आपने कितना कलेक्शन किया है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, देखें, चलिए देखते हैं। डेफिशिएंसी इन रेडियो एनालिसिस मेथड, देखो अब क्या प्रॉब्लम होती है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर्स द एंटायर फिजिकल पीरियड वेयर इज द बैलेंस शीट इज ऑन पर्टिकुलर डेट, ठीक है। मीन्स देखिए ये तो मैंने पहले ही बता दिया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर का होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। लेकिन जो आपका वो दे रखा होता है बैलेंस शीट, वो आप एक पर्टिकुलर डेट पे देखते हो ना, जैसे मैंने बोला इस डेट को या इस टाइम पीरियड पे ये क्या था हमारा बैलेंस, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी उस टाइम पे जितनी भी होंगी वो उस बैलेंस शीट में आ जाता है ना, एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो होती है ना बैलेंस शीट पे आपका, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपको।
तो उसमें क्या करता है कि इनकम स्टेटमेंट, टू कंपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फिगर सच एज सेल्स टू अ बैलेंस शीट फिगर सच एज डेप्टर, we need a reasonable measure of average debtors for the year, which is normally arrived at by using an average of beginning and ending balance sheet figures. This approach does not eliminate problems due to seasonal and cyclical change or bunching of sales near the end. ठीक है ना, इसने क्या बोला, जैसे अगर आपको इनकम स्टेटमेंट फिगर करनी है, ठीक है, कैसे करोगे, सेल्स जो हो रही है, बैलेंस शीट फिगर जो डेप्टर्स की दे रखी है उसके थ्रू ही तो करते हो। अब इसमें क्या होता है, हम लोग एक नॉर्मल क्या करते हैं, बिगनिंग एवरेज बिगनिंग का ले लेते हैं और एंडिंग का ले लेते हैं, मतलब जो बैलेंस शीट फिगर्स आपको स्टार्टिंग में हमने ली और एक एंड में ली, एवरेज उसका जो भी बना उसके थ्रू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये हमारा आपको पता है जैसे यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस शीट का डेटा है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, रेशियो एनालिसिस से निकालने में कभी कभी ये इश्यू आते हैं, तो उसको भी हम दूर करते हैं। नए नए तरीके दे रखे हैं, ठीक है, ये मैं आपको जेबी में इसके दे रखे हैं एफिशिएंसीज के, मैं उस टाइम बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसके बाद मैं आपको जो है ना 28th चैप्टर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देखेंगे हम इसमें, ठीक है। देखिए आपको इसमें पूरा थ्योरेटिकल दिख रहा है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी से रिलेटेड चैप्टर लास्ट टाइम बहुत आया था पेपर में, खूब पूछे गए थे, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।